दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के लिए सभी अभ्यर्थियों के लिए सामान्य अध्ययन का खंड बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण है और इसी को ध्यान में रखते हुए हम सामान्य अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट श्रृंखला चला रहे हैं, जिसमें आज के प्रैक्टिस सेट में हम सॉल्व करेंगे भारत के भूगोल और जनसंख्या से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी तथा महत्वपूर्ण हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। राजकीय डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के लिए सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट संख्या 4। दोस्तों आज के प्रैक्टिस सेट का जो पहला प्रश्न है, देखिए बहुत ही आसान सा प्रश्न है और आप में से कई सारे लोग इसका उत्तर भी जानते होंगे। प्रश्न है कि सर्वप्रथम 10 की जनगणना कहाँ हुई थी। तो 10 की जनगणना सबसे पहले दोस्तों अमेरिका में 1890 में हुई थी। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। दोस्तों सबसे पहले 10 की जनगणना की शुरुआत अमेरिका में 1890 में हुई थी। अगला प्रश्न है ब्रिटिश भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी। तो उत्तर है 1872 यानी 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में सबसे पहली बार जनगणना भारत में हुई थी। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश भारत में प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना कब से आरंभ हुई थी। तो ये वर्ष है 1881। 1881 जो ब्रिटिश भारत था उसमें लॉर्ड रिपन के शासनकाल में प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना का क्रमवार आकलन प्रारंभ हुआ और जो आज भी जारी। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, वर्ष 2011 तक भारत में कितनी जनगणना हो चुकी है। ऑप्शन है 12, 13, 14 या 15। तो सही उत्तर है दोस्तों 1872 में हुई जनगणना को शामिल करते हुए भारत में अब तक 15 जनगणना हो चुकी है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। 2011 की जनगणना भारत की 15वीं जनगणना थी और 2021 की जनगणना अगर जो हुई होती तो 16 जनगणनाएं हो चुकी होती, लेकिन दोस्तों कोविड-19 महामारी की वजह से 2021 की जनगणना नहीं हो पाई है। अगला प्रश्न है स्वतंत्रता के बाद अब तक कितनी जनगणनाएं हुई हैं। तो उत्तर है 7 जनगणना हो चुकी है स्वतंत्रता के बाद वर्ष 2011 तक। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए जनसंख्या घनत्व या पॉपुलेशन डेंसिटी किसे कहते हैं। तो इसका साधारण सा जो सूत्र होता है वो है प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न जनसंख्या से संबंधित ही शब्दावली है, लिंगानुपात किसे कहते हैं। तो उत्तर है प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात या सेक्स रेशियो कहा जाता है। याद रखिएगा, लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या लिंगानुपात कही जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, शिशु लिंगानुपात में शामिल किया जाता है किसको। तो उत्तर है शिशु लिंगानुपात में 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों को शामिल किया जाता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। और 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या में प्रति 1000 बालकों की तुलना में उसी आयु वर्ग यानी 0 से 6 वर्ष में बालिकाओं की संख्या को शिशु लिंगानुपात कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर किसे कहते हैं, आपको बताना है। तो उत्तर है दशकीय वृद्धि जनसंख्या वृद्धि दर का मतलब होता है 10 वर्ष में जनसंख्या में हुई वृद्धि प्रतिशत को दशकीय वृद्धि दर, दशकीय प्रतिशत वृद्धि कहते हैं। और 10 वर्ष में जनसंख्या में जो प्रतिशत वृद्धि होती है उसी को दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर यानी ग्रोथ रेट कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, साक्षरता दर से क्या अभिप्राय है। तो उत्तर हो जाएगा 7 वर्ष या उससे ऊपर या उससे अधिक आयु वाली कुल जनसंख्या में साक्षरों का प्रतिशत, इसको साक्षरता दर कहते हैं। तो देखिए 7 वर्ष और उससे अधिक आयु वाली कुल जनसंख्या में साक्षरों का प्रतिशत साक्षरता दर कहलाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नगरीय क्षेत्र किसे कहते हैं, आपको बताना है। तो देखिए जिसमें न्यूनतम जनसंख्या 5000 हो, कार्यशील पुरुषों का न्यूनतम 75% गैर कृषि कार्यों में लगा हो,
जनसंख्या घनत्व के कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो और उपर्युक्त सभी। तो ये सभी जो कारक हैं ये नगरीय क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। और नगरीय क्षेत्र ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर न्यूनतम जनसंख्या 5000 हो, कार्यशील पुरुषों का न्यूनतम 75% गैर कृषि कार्यों में हो और जनसंख्या घनत्व कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो, इसको नगरीय क्षेत्र कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन से क्षेत्र नगरीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? देखिए, नगर निगम, छावनी बोर्ड, अधिसूचित नगर क्षेत्र और उपर्युक्त सभी। तो सही उत्तर है उपर्युक्त सभी। ये क्षेत्र जो हैं ऐसे स्थान जहां नगर पालिका, नगर निगम, छावनी बोर्ड या अधिसूचित नगर क्षेत्र होते हैं, ये सभी नगरीय क्षेत्र यानी अर्बन एरिया के अंतर्गत शामिल हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में जनसंख्या वृद्धि को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? 2, 3, 4 या 5? तो सही उत्तर है 4 भागों में। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। देख लेते हैं, भारत में जो जनसंख्या वृद्धि है इसको 4 भागों में विभक्त किया जा सकता है। एक तो स्थिर जनसंख्या की अवधि जो 1891 से 1921 तक रही, धीमी गति से बढ़ती जनसंख्या 1921 से 1951, तीव्र वृद्धिमान जनसंख्या 1951 से 1981 और चौथी स्थिति है ये है जनसंख्या वृद्धि में गिरावट 1981 से 2011। अगला प्रश्न है दोस्तों, 2001 से 2011 के दशक में भारत में 10 की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी? तो सही उत्तर हो जाएगा 17.7%। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। दोस्तों 2001 से 2011 के दशक में भारत में 10 की जनसंख्या वृद्धि दर 17.7% रही है। अगला प्रश्न है 1951 से 1981 के दौरान जनसंख्या में अप्रत्याशित वृद्धि के क्या परिणाम या क्या कारण थे? ऑप्शन है विकास कार्य, खाद्य आपूर्ति में सुधार, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं में सुधार या उपर्युक्त सभी। तो याद रखिएगा दोस्तों, स्वतंत्रता के बाद 1951 से 1981 तक के दौरान जनसंख्या में वृद्धि के लिए ये सभी कारक उत्तरदायी रहे हैं, क्योंकि खाद्य आपूर्ति में सुधार हुआ, लोगों के स्वास्थ्य सुविधाओं में बढ़ोतरी हुई और इसके कारण जनसंख्या वृद्धि तेजी से हुई थी। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? तो जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जो जनगणना है, देखिए 1,21,08,54,977 ये आंकड़े हैं, यानी भारत की जनसंख्या 121 करोड़ है, यानी 1,21 करोड़ से अधिक है। जनगणना 2011 के जनगणना आयुक्त कौन थे? तो देखिए दोस्तों, सेंसस कमिश्नर जो थे वो डॉक्टर सी चंद्रमौली। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त डॉक्टर सी चंद्रमौली थे। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़े कब जारी किए गए थे? तो ये तिथि थी 30 अप्रैल 2013 को जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़े जारी किए गए थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की ग्रामीण एवं शहरी जनसंख्या कितनी थी, आपको बताना है। तो देखिए, ग्रामीण और शहरी जनसंख्या, ये ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। 83,37,48,852 ये ग्रामीण जनसंख्या और 37,71,06,125 ये आपकी ग्रामीण जनसंख्या थी। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के सर्वाधिक ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या वाले राज्य क्रमशः कौन हैं? तो समझ लीजिए, जान लीजिए दोस्तों, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या और नगरीय जनसंख्या वाले राज्य उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र हैं। सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या जो है उत्तर प्रदेश में और महाराष्ट्र में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है। महाराष्ट्र में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या और उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुषों और महिलाओं की जनसंख्या कितनी है क्रमशः? तो सही उत्तर 62.32 करोड़ पुरुष और 58.75 करोड़ महिलाएं हैं। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक और सबसे कम जनसंख्या वाले राज्य कौन से हैं? तो आप जानते भी हैं, सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश और सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य आपका सिक्किम है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है दोस्तों, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक और न्यूनतम 10 की वृद्धि दर किन राज्यों की रही है? तो सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर दोस्तों मेघालय की, न्यूनतम 10 की वृद्धि दर नागालैंड की रही है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। मेघालय और नागालैंड क्रमशः सर्वाधिक और न्यूनतम 10 की वृद्धि दर वाले राज्य रहे हैं। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार देश में जनसंख्या घनत्व कितना है? तो उत्तर है दोस्तों 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये 2011 की जनगणना के अनुसार देश का जनसंख्या घनत्व है। अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किन राज्यों का है? तो दोस्तों सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का है और न्यूनतम अरुणाचल प्रदेश का है। तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति वर्ग प्रति वर्ग किलोमीटर और न्यूनतम जनसंख्या अरुणाचल प्रदेश का है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जनगणना 2011 के अनुसार देश में लिंगानुपात कितना है? तो सही उत्तर हो जाएगा, जनगणना 2011 के अनुसार लिंगानुपात 943 है और 2001 से ये 10 अधिक है। पहले और कम था लेकिन इस समय 943 है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। लिंगानुपात आप जानते हैं कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक और न्यूनतम लिंगानुपात वाले राज्य कौन से हैं? तो उत्तर हो जाएगा केरल सर्वाधिक लिंगानुपात और हरियाणा सबसे कम लिंगानुपात यानी न्यूनतम लिंगानुपात हरियाणा का है 879 जो है महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर, जबकि केरल में 1084 महिलाएं 1000 पुरुषों पर हैं। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार शिशु लिंगानुपात कितना है? ऑप्शन है 927, 919, 929 या 939। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी 919। दोस्तों 2011 में शिशु लिंगानुपात 2001 के 927 से गिरकर 919 पर आ गया है, जो कि 1961 के बाद से न्यूनतम है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जनगणना 2011 के अनुसार देश में साक्षरता दर कितनी है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वर्तमान में साक्षरता दर 73% है देश में। अगला प्रश्न है दोस्तों, जनगणना 2011 के अनुसार पुरुष और महिला साक्षरता दर क्रमशः कितनी है? तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुषों की साक्षरता दर 80.9% और महिलाओं की 64.6% है। दोनों मिलाकर 73% जो है भारत की कुल साक्षरता दर हो जाती है, जबकि अभी भी महिला साक्षरता में काफ़ी कुछ किया जाना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक और न्यूनतम साक्षरता वाले राज्य कौन से हैं? तो आप जानते हैं कि सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल और न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य अभी भी बिहार बना हुआ है। केरल में साक्षरता 94%, जबकि न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य बिहार है। अभी भी यहाँ पर जो राष्ट्रीय जनसंख्या है 73%, उसकी तुलना में 61% ही साक्षरता दर है बिहार की। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए जनगणना 2011 का नारा क्या था आपको बताना है। तो उत्तर है हमारी जनगणना हमारा भविष्य, आवर सेंसस आवर फ्यूचर। हमारी जनगणना हमारा भविष्य जो है जनगणना 2011 का नारा था। अब आइए देखते हैं वायुमंडल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। देखिए वायुमंडल की दशाओं में परिवर्तन किस कारण होता है आपको बताना है। ऑप्शन है तापमान में परिवर्तन, पवन आर्द्रता में परिवर्तन, वायुदाब में परिवर्तन के कारण और उपर्युक्त सभी। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी दोस्तों, वायुमंडल की दशाओं में परिवर्तन उसके विभिन्न घटकों जैसे तापमान, वायुदाब, पवन आर्द्रता, वर्षा, दृश्यता और मेघाच्छादन में परिवर्तन के कारण होता है। अगला प्रश्न है, जलवायु को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन से हैं आपको बताना है। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, देखिए आप जब देखेंगे जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में अक्षांशीय स्थिति, समुद्र तल से ऊंचाई, पवन की दिशा और उपर्युक्त सभी। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा उपर्युक्त सभी। देखिए दोस्तों उपर्युक्त सभी दशाएं जलवायु को प्रभावित करती हैं। समुद्र तल से ऊंचाई, पर्वतों की दिशा, सागरीय प्रभाव, पवन की दिशा, वायुमंडलीय दबाव, जल स्थल वितरण और धरातली बनावट, ये सभी जलवायु को प्रभावित करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रत्येक अक्षांश पर सूर्य का विकिरण किस बात पर निर्भर करता है। ऑप्शन है देखिए धरातली सतह पर बनाए गए कोण पर, पृथ्वी की घूर्णन गति, वायुमंडल की सघनता या वायु में जलवाष्प की मात्रा,
तो सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। सही उत्तर आपका ऑप्शन ए है दोस्तों। देखिए, धरातली सतह पर बनाए गए कोण पर प्रत्येक अक्षांश पर सूर्य का विकिरण निर्भर करता है। और ये जो झुकाव या कोण है विकिरणी जो है धरातली सतह पर, उसी पर निर्भर करता है। जहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं वहाँ तापमान अधिक यानी लंबवत, और जहाँ पर तिरछी पड़ती हैं वहाँ पर सूर्य का विकिरण कम होता है। अगला प्रश्न है, अत्यधिक ऊंचाई पर वायुदाब में कमी क्यों आ जाती है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है वायुमंडलीय परतों की मोटाई में कमी आने पर दोस्तों ऊंचाई पर वायुदाब में कमी हो जाती है। अत्यधिक ऊंचाई पर जान लीजिए कि वायुमंडल परतों की मोटाई में कमी आने से भार में कमी आती है और इसके कारण वायुदाब कम अंकित किया जाता है। अगला प्रश्न है, ऊंचाई वाले भाग में सदैव हिम क्यों जमा रहती है। तो देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है कि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान कम होता जाता है और इसी कारण अत्यधिक ऊंचाई वाले भागों में हमेशा बर्फ जमी रहती है। अगला प्रश्न है, पर्वतों की दिशा किस प्रकार जलवायु को नियंत्रित करती है। ऑप्शन है, देखिए, पर्वतों की दिशा पवन प्रवाह के लिए प्रत्यक्षतः जिम्मेदार होती है। पवन तापमान और वर्षा को प्रभावित करते हैं, ए और बी दोनों। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों, पर्वतों की दिशा पवन प्रवाह के लिए प्रत्यक्षतः जिम्मेदार होती है। पवनें तापमान और वर्षा को प्रभावित करती हैं और इसके कारण पर्वतों की दिशा तापमान को प्रभावित करके जलवायु को नियंत्रित करती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मध्य एशिया से आने वाली शीत पवनों को भारत में प्रवेश से कौन रोकता है। तो आप जानते भी हैं कि हिमालय पर्वत एक महत्वपूर्ण दीवार है जो मध्य एशिया से आने वाली शीत पवनों को भारत में प्रवेश करने से रोकता है। नहीं तो साइबेरिया और मध्य एशिया से आने वाली शीत पवनें भारत में प्रवेश कर जाती हैं और हिमालय पर्वत के न रहने पर भारत की स्थिति कुछ अन्य ही होती। अगला प्रश्न है दोस्तों, तटवर्ती भागों को प्रत्यक्षतः कौन प्रभावित करता है। तो देखिए, महासागरीय धाराएं, लवणता, वायुदाब या स्थलखंड का प्रसार। तो सही उत्तर है महासागरीय धाराएं। महासागरीय भागों में अनवरत रूप से गतिमान महासागरीय धाराएं ये तटवर्ती भागों को प्रत्यक्षतः प्रभावित करते हैं। गर्म जल धाराएं तटीय प्रदेशों को गर्म और ठंडी जल धाराएं तटीय प्रदेशों को ठंडा बनाए रखती हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, उच्च वायुदाब तथा निम्न वायुदाब क्रमशः किस प्रकार के मौसम के सूचक हैं। देखिए, उच्च वायुदाब और निम्न वायुदाब ये शुष्क और आर्द्र मौसम के सूचक हैं। जहाँ पर उच्च वायुदाब होता है वो शुष्क मौसम का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि निम्न वायुदाब ये आर्द्र मौसम का प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस प्रकार की मृदा जो है वो ताप का अवशोषण करती है, आपको बताना है। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाएगा ये, किस प्रकार की मृदा जो है वो तीव्रता से ताप का अवशोषण करती है। ऑप्शन है आपके काली, जलोढ़, इसके अलावा लाल या लैटराइट मृदा। तो सही उत्तर है काली मृदा। काली मृदा आप जानते हैं कि जो है काला रंग होने के कारण ये ताप का तीव्रता से अवशोषण करते हैं। काली मृदा को जो है कपासी मृदा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मानव विकास की दृष्टि से सर्वोत्तम जलवायु कौन सी होती है। ऑप्शन है, देखिए, उष्ण, शीत, शीतोष्ण या उपर्युक्त सभी। तो सही उत्तर है शीतोष्ण तापमान जो है दोस्तों मानव विकास की दृष्टि से सर्वोत्तम जलवायु मानी जाती है। अगला प्रश्न है, दैनिक और वार्षिक तापांतर किस क्षेत्र में अधिक पाया जाता है, आपको बताना है। ऑप्शन है महाद्वीपीय, महासागरीय, ए और बी दोनों में समान या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, जो महाद्वीपीय भाग होते हैं यहाँ पर दैनिक और वार्षिक तापांतर अधिक पाया जाता है, जबकि सागरीय भागों में दैनिक और वार्षिक तापांतर बहुत कम पाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के मानचित्र पर उत्तर प्रदेश का विस्तार कहाँ तक है। तो जब हम उत्तर प्रदेश की अवस्थिति देखेंगे मानचित्र पर, 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से 31 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये दोस्तों ये उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत के मानचित्र पर जो उत्तर प्रदेश की अवस्थिति है 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से 31 डिग्री 38 मिनट उत्तरी अक्षांश और 77 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश की पूरब से पश्चिम कुल लंबाई और चौड़ाई कितनी है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है, देखिए कुल लंबाई 650 किलोमीटर और कुल चौड़ाई 240 किलोमीटर है उत्तर प्रदेश की। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है दोस्तों, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का लगभग 7.33% है। 2,40,928 वर्ग किलोमीटर उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है, जो कि भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है, तीसरा, पांचवा, चौथा या छठवां। तो सही उत्तर है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद चौथे स्थान पर आता है, जबकि जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश का देश में पहला स्थान है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा किस देश को स्पर्श करती है। देखिए यहाँ पर चीन, भूटान, नेपाल और ए और सी दोनों। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी नेपाल। उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा नेपाल देश को स्पर्श करती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा कितने राज्यों या संघ शासित प्रदेशों को स्पर्श करती है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को। देखिए उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग में उत्तराखंड, उत्तर पश्चिम में हिमाचल प्रदेश, पश्चिम में हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान, दक्षिण में मध्य प्रदेश, दक्षिण पूर्व में छत्तीसगढ़, पूरब में बिहार और झारखंड स्थित हैं। इसके अलावा जो दिल्ली संघ शासित प्रदेश है उसकी सीमा भी स्पर्श करती है उत्तर प्रदेश राज्य को। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश को कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभक्त किया गया है या वर्गीकृत किया गया है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका 3 प्राकृतिक प्रदेशों में उत्तर प्रदेश को विभक्त किया गया है। इसमें भाबर और तराई प्रदेश, गंगा यमुना का मैदानी प्रदेश और दक्षिणी पठारी प्रदेश जो है ये उत्तर प्रदेश के 3 प्राकृतिक प्रदेश हैं। अगला प्रश्न है, भाबर प्रदेश का विस्तार कहाँ तक है उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर हो जाएगा सहारनपुर से कुशीनगर तक। उत्तर प्रदेश में भाबर प्रदेश का विस्तार पश्चिम में सहारनपुर से लेकर कुशीनगर तक है और पश्चिम से पूरब की ओर भाबर क्षेत्र की चौड़ाई कम होती जाती है। आज के प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, तराई क्षेत्र में स्थित प्रमुख नगर कौन से हैं। देखिए सहारनपुर, बिजनौर, बरेली और उपर्युक्त सभी। तो सही उत्तर हो जाएगा सहारनपुर, बिजनौर, बरेली, ये सभी जो जिले हैं या प्रदेश हैं ये उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में स्थित नगर हैं। तो ये था आज का प्रैक्टिस सेट। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के लिए सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य सामान्य अध्ययन के अंतर्गत हमने आज सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट संख्या 4 सॉल्व किया है, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।